हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है। इसका थ्योरम हम यहां पर देखने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों ये जो लेक्चर है थ्योरी पोर्शन का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, फार्मूला है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली वीडियो, ये सारा चीज आता रहेगा। बाकी ये जो थ्योरी की बात करते हैं बच्चों, तो थ्योरी का आखिरी लेक्चर है। तो इसके पहले का जो भी हमारा लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को क्रम से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। संधारित्र, जैसे आपके सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों, दो प्लेट है हमारा ए और बी, दो प्लेट है ए और बी है, ठीक है। जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बच्चों आप सबको पता है कि प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है, यानी हमने आवेश बाहर से दिया है। ओके, ठीक। अब जब अनावेशित प्लेट को हम पास में लाते हैं तो समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, ये सबको पता है, और दूरवर्ती तल पर हमारा प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि दूसरे तल का जो संपर्क है, यानी जो पास वाला तल है वो तो ठीक है, लेकिन ये बाहरी जो तल है इसका संबंध हम कर देते हैं पृथ्वी से। प्लेट के यानी बाहरी तल का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण प्लस क्यू आवेश इसका पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये आपका एक प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। अब देखो, संचित ऊर्जा के रूप में आपने इसके पहले किसी भी चालक पर, या हमने कहा कि भाई स्थितिज ऊर्जा कैसे परिभाषित करते हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है, एकल आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, दो आवेश के लिए, तीन आवेश के निकाय के लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा है एक प्रकार का कार्य ही तो है, यानी आवेश को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी आवेश के स्थानांतरण में जो कार्य करना पड़े, आवेश के स्थानांतरण में जो कार्य करना पड़े वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, देखिएगा, हम मान लीजिए यहां पर एक प्लेट ले लिए बच्चों और दूसरा प्लेट, और ये अपना दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है। आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। हमने कहा ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, दो प्लेट है बच्चों। अब यदि हम आपसे कह दें कि अभी इसमें किसी प्रकार से कोई आवेश उत्पन्न नहीं है, अब हम यहां से चाहते हैं कि दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर आवेश आ जाए, ठीक है। पहले प्लेट पर Q, जैसे यहां पर Q आवेश है मान लीजिए, तो इस प्लेट से इस प्लेट पर आवेश आ जाए। हम यहां से स्थानांतरण करना चाहते हैं दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक। तो इस आवेश को स्थानांतरण में जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, यही कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, और वही संधारित्र की संचित ऊर्जा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि दूसरे प्लेट से, जो कि हम जानते हैं बच्चों ये यदि उदासीन है, क्या है, उदासीन है, थोड़ा समझना, उदासीन है, तो यहां से हम आवेश को ला रहे हैं यहां तक, तो यदि यहां से हम प्लस चार्ज को इधर ले आएंगे तो यहां माइनस चार्ज बचेगा, क्योंकि उदासीन का मतलब उसमें धन ऋण बराबर है। तो जब यहां से प्लस चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो जब यहां प्लस चार्ज आता जाएगा बच्चों तो यहां ऋण आवेश उत्पन्न होता जाएगा। तो ये टोटल चार्ज लाने में, टोटल चार्ज Q आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं? कि प्यारे बच्चों, हम दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा वही उसकी ऊर्जा कहलाएगी। तो पहले हम कैसे इसका थ्योरम निकालेंगे? पहले हम बात करेंगे कि अल्प आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, फिर बोल देंगे भैया अल्प आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, फिर टोटल Q आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, निकाल देंगे। अच्छा, इसका पृष्ठभूमि क्या है? जब एक छोटे से वैल्यू का मान पता हो और बड़े से वैल्यू का मान निकालना है तो हम समाकलन करते हैं। ये सब तरीका आपको समझा रहा हूं, है ना। ये ऐसा मत सोचना कि सर क्या बक रहे हो, यही है मेन काम, ठीक है, क्योंकि हर बिंदु पर आपको काम आने वाला है। जो मैं फैक्ट बताया कि मैं पहले अल्प आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है उस पर बात करूंगा, फिर प्यारे बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि भाई संपूर्ण आवेश को लाने में किया गया कार्य, है ना, ये आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास दो प्लेट है बच्चों, हमारे पास दो प्लेट है ना। यदि हम बात करें इसकी टोटल चार्ज आवेशन की प्रक्रिया हो रही है, आवेश टोटल Q आवेश को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक बच्चों टोटल Q आवेश को हम लाना चाहते हैं तो यहां पर प्लस Q चार्ज हो जाएगा और यहां पर माइनस Q चार्ज हो जाएगा। तो ये प्लस Q
ठीक है, प्लस क्यू आवेश इसमें उत्पन्न करना चाहते हैं तो दूसरे प्लेट से, कहां से बच्चों, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जरा देखो, प्रत्येक संधारित्र को आवेशन करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। आवेशन करना मतलब बच्चों आवेश उत्पन्न करने में, है ना, वही कार्य बच्चों संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है या संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब देखो, माना किसी संधारित्र की धारिता C है, उसे Q आवेश देने पर दोनों प्लेट के बीच जो विभव बच्चों V उत्पन्न होता है, यानी Q आवेश यदि स्थानांतरित करेंगे तो उसकी टोटल विभवांतर कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। लेकिन इसके पहले हम यदि बात करते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा अल्पेश Q आवेश, एक छोटे से आवेश को हम ला रहे हैं दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक, है ना। मान लीजिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से आवेश को ला रहे हैं बच्चों, है ना। चलिए यहां पर थोड़ा सा पहले हम मान के चलते हैं, माना पहले प्लेट पर आवेश, अल्प आवेश मान के चलते हैं, प्लस क्यू, व दूसरे प्लेट पर आवेश, पहले मान के तो चल रहे हैं कि पहले मान लीजिए टोटल आवेश कितना है, माइनस क्यू है। तब चूंकि धारिता तो क्लियर है बच्चों, धारिता तो C है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तब विभवांतर कितना होगा बताओ, विभवांतर कितना होगा बच्चों, V डैश ले लो, कितना होगा, V बराबर कितना होता है, C बराबर होता है Q अपान V, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान C, तो Q हो जाएगा अपान C हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए पहले मैं आवेश को नहीं ला रहा हूं, और जब आवेश को नहीं ला रहा हूं फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ विभवांतर है, तो ये आपको पहला पॉइंट तैयार करना कि मान लीजिए पहले अल्प आवेश दोनों में है। अब मैं क्या करूंगा, आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना करूंगा। तो चूंकि आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, सबको पता होना चाहिए कि भाई साहब, जैसे मैं संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया में आवेश को दूसरी प्लेट से पहले प्लेट तक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी बच्चों उसके तुल्य होगी। यानी आवेशन की प्रक्रिया मतलब आवेश उत्पन्न करना चाहता हूं, वो आवेशन की प्रक्रिया किसके मान के बराबर होगा बच्चों, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होगी। यानी जितना हम बात करते हैं जो टोटल आवेश आएगा वो जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे थे, जो टोटल आवेश है वो किसके मान के, जितना आवेश यहां से यहां आ जाएगा उतना यहाँ पे माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। चाहे हम बाहर से आवेश देंगे तो भी उतना ही आवेश रहेगा, चाहे यहां से प्लस क्यू यहां से यहां तक ले आए उतना ही आवेश रहेगा। आवेशन की प्रक्रिया के जैसे हम ये बोल रहे हैं, इसमें आवेशन की प्रक्रिया बाहर से चार्ज दें तो चाहे इसमें आवेश आए, या कि हम दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक आवेश को स्थानांतरित करें, उनका मान लगभग बराबर होता है। यदि मान लीजिए पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, तो बच्चों आप लोग V डैश बराबर कह सकते हो Q अपान C, जो अभी आप लोगों ने इसके पहले देखा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अल्प आवेश माना अल्प आवेश, कितना आवेश बच्चों, अल्प आवेश माना अल्प आवेश कितना, dq, अल्प आवेश dq को दूसरे प्लेट से, कहां से बच्चों, दूसरे प्लेट से माना अल्प आवेश dq को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, कितना होगा कार्य बच्चों, किया गया कार्य अल्पकार होगा, किया गया कार्य अल्पकार होगा, dw। कार्य बराबर क्या होता है, अरे सर विभव की परिभाषा से, विभव क्या है, आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है, तो यही तो फार्मूला होगा। जब dw निकालेंगे तो v डैश इंटू dq हो जाएगा, अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य।
अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये विभव के फार्मूला से हो गया बच्चों। अभी हम बात कर रहे थे माना अल्प आवेश डी क्यू, केवल अल्प आवेश है बच्चों, अल्प आवेश डी क्यू, अल्प आवेश डी क्यू को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य निकाले हैं। ठीक है, ये अल्प आवेश है बच्चों। ठीक है, अल्प आवेश, इसके यदि वैल्यू पुट करोगे तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो Q अपान C इंटू डी क्यू। अब हमारा ये अल्प आवेश था, अब हम क्या करेंगे कि संपूर्ण आवेश Q को, संपूर्ण आवेश है ना, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण Q आवेश, संपूर्ण Q आवेश को कहां से कहां तक, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चा। तो भाई मैं संपूर्ण कार्य निकालूंगा तो मैं समाकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, समाकलन, अल्प कार्य का समाकलन करूंगा, लिमिट लगा करके 0 से Q आवेश तक। यहां पर बच्चों डी डब्ल्यू का मान यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Q अपान सी, फिर बच्चों डी क्यू। अब ये समाकलन क्यों किया बच्चा, समाकलन क्यों किया, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि मुझे से एक छोटे से एरिया का मान पता हो और बड़े से एरिया का मान निकालना है तो वहां पे हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। देखो भाई लिखते लिखते थोड़ा सा टेढ़ा आभास हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये अपना किया गया कार्य हो गया। ये बच्चों फिर से समझना, मैं बात कर रहा था पहले अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य, अब हम संपूर्ण आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे। समाकलन भी जिससे नहीं बनता होगा, जैसे 1/c कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, 0 से Q आवेश तक हम ले जाएंगे, Q का समाकलन करेंगे, Q के रिस्पेक्ट में ही। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ये समाकलन, समाकलन आपने पढ़ा है कि x के पावर n है और dx है, तो इसका समाकलन क्या होता है, n+1, नीचे भी n+1 होता है। मतलब यहां पर बच्चों Q का पावर 1 है तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी 2 हो जाएगा। Q का घात कितना है, 1 है, तो देखना बच्चों ये 1/c है ना, ये Q² 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां से, 0 से Q तक, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से Q तक। ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है, आप लोगों को नहीं पता तो समझिए, x के पावर n, इसका समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान n+1। जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, नीचे भी 1 जोड़ दो। जैसे यहां पर पावर में 1 था, Q का पावर में 1 था तो 1 धन 1 2 हो गया, नीचे भी 2 कर दिए। अब इसके लिमिट के लिखने का तरीका क्या है, लिमिट के रखने का तरीका ये है कि पहले अपर लिमिट रखो तो Q² 2 हो जाएगा, फिर बच्चों लोअर लिमिट रखो माइनस करके 0 का स्क्वायर 2, तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपका 1/c, या 1/2 कर दो 1/2 आएगा, और Q² ये बच्चों कार्य है, ये कार्य है। चूंकि मैंने आपको बताया कि यही कार्य है ना, चूंकि यही कार्य संधारित्र में, यही कार्य संधारित्र में किसमें बच्चों, संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए बच्चों ऊर्जा U बराबर 1/2 इंटू Q²/c, और इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 क्यों दिए सर, क्योंकि अभी मुझे और कुछ जरूरत है भाई, अभी मुझे बहुत कुछ और जरूरत है, इसलिए मैंने समीकरण दे दिया। ये फार्मूला है जिसे आप लोगों को याद रखना है, और इसको हम आगे ऐसा कर लेते हैं।
अभी और कुछ करना है हमें, देखना बाबू क्या करना है हम आपको बताते हैं। इसको अपन यहां से लाइन खींच देते हैं, देखिएगा चूंकि बताओ भाई ये आपका ऊर्जा का सूत्र आ गया है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, कभी कभी आंकी क्वेश्चन में और सूत्रों की भी जरूरत पड़ती है। अब देखना, चूंकि आपको पता होना चाहिए, चूंकि C बराबर होता है Q अपान V, तो बच्चों Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, C इंटू V। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखना बच्चा, समीकरण 1 क्या है, U बराबर 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी C इंटू V का स्क्वायर अपान C, यही है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा, U बराबर 1/2, एक C से C कट जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है बच्चों, C भी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दो। ये भी आपका ऊर्जा है बच्चों, ये भी आपका ऊर्जा है, ये भी आपका ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि C बराबर कितना है, Q अपान V, इसलिए U बराबर 1/2 इंटू क्यू अपान V इंटू V का स्क्वायर। तो एक B से B कट गया बच्चों, तो U बराबर 1/2 Q इंटू V, ये भी आपका एक ऊर्जा है, ये भी आपका एक ऊर्जा है बच्चा, ठीक, ये भी आपका एक ऊर्जा है। और इसको आप समीकरण 3 दे दो। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो, समीकरण 3 ले लो, ये तीनों के तीनों संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र हैं, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 2 3 सभी के सभी, समीकरण 1 2 3 क्या बच्चों, समीकरण 1 2 व 3, ठीक है, क्या है, संधारित्र, समीकरण 1 2 व 3 संधारित्र की संचित ऊर्जा का व्यंजक है, यह सूत्र है। जो भी लिखना है बच्चों इतना लिख लो, कहानी में ट्विस्ट आएगा। 3 पेज हुआ है अपना, है ना, ये हमने 2 बार लिख दिया है, ये आगे लिखा था, लेकिन यहां से आप लोग मेन थ्योरम समझो, दूसरा पेज है। लेकिन अभी हम कुछ चीजें और यहां पर आनंद लेने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व हम देखने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व कितना होता है। देखना बाबू, हम यहां पर थोड़ा सा 5 मिनट आपसे समय लेंगे कि समांतर प्लेट, क्या बाबू, समांतर प्लेट संधारित्र किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र किसके लिए भैया, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कितना निकल कर आता है, ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व सर बता दो, ऊर्जा घनत्व हम आपको बताएंगे। हम थोड़ा यहां पर शॉर्टकट देखने वाले हैं, बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट रहेगा। अब चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए चूंकि C बराबर कितना होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। जी हां, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये पढ़े हो। वह संचित ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, 1/2 Q स्क्वायर अपान C। इसको आप लोग देख लो, बोलो सर कहां से आ गया, समझ में नहीं आया, तो देखो बाबू, ये देखो आप लोगों ने संचित ऊर्जा पढ़ा है, यहां पर देखो 1/2 Q स्क्वायर अपान C। अच्छा, आप लोगों को मैं यहां पे एकदम शॉर्टकट में दिखाने वाला हूं, लास्ट में ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकाल दूंगा। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कितना होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इसका मतलब Q बराबर मैं आपसे निकालूं तो कहोगे सिग्मा A। ये सिग्मा क्या है सर, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, C का मान पुट कर दूं बच्चों, है ना। जैसे मान लीजिए, इसलिए U बराबर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। Q का मान कितना है सर, सिग्मा A, तो सिग्मा A का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बच्चों C का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा,
ठीक है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने में क्या जाता है, मजा तो तब आता है जब अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आपसे आता है। देखो बच्चों 1/2 है, 1/2 रहने दो, ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है सर, नीचे बच्चों सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए, डी ऊपर चला जाएगा, डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जरा ध्यान देना थोड़ा सा, एक ए से ए कट जाएगा बच्चों, और तो कुछ कट नहीं रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो चलो ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है तो रहने दो। u बराबर अपन कर देते हैं 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए इंटू डी, ठीक। अब आप लोग बताओ जरा, कि समांतर प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, समांतर प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, 1 मिनट, थोड़ा सा आंसर गड़बड़ न आने पाए, नहीं तो फिर आप भर भर के बढ़िया मुस्कान लोगे और मजा भी लोगे। सर एप्सिलॉन नॉट कहाँ, अच्छा एप्सिलॉन नॉट, वही तो मैं सोचा यार गड़बड़ कहाँ से आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट ये है। अब देखना बच्चा लोग, आप लोग देखो, आप लोग जानते हो कि समांतर प्लेट के लिए, मैं हिंदी कुछ नहीं लिख रहा हूं, केवल सूत्र निकाल रहा हूं बस। समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से सिग्मा बराबर कहूंगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए अपना ऊर्जा U बराबर आएगा 1/2, इसका मान रखेंगे E एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट समझ में नहीं आ रहा सर, एप्सिलॉन नॉट समझ में नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर करेंगे, ये सिग्मा की जगह। फिर बच्चों A इंटू डी अपना हाई है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा सर, देखो भाई स्क्वायर लगा है ना, तो U बराबर कितना आ गया, V नजर आ रहा है, U बराबर आएगा 1/2 E स्क्वायर आएगा, ठीक है सर। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एक तो बचेगा अपना, एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा और E स्क्वायर आएगा। अच्छा A इंटू डी। अब चूंकि बच्चों क्षेत्रफल में किसी लंबाई का गुणा कर दें तो ये आपका आयतन हो जाता है, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। जब बात करते हैं बच्चों एकांक आयतन यानी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा ही तो बच्चों आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की जो ऊर्जा है वही तो ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा यानी V का मान 1 हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, मैंने प्रूव कर दिया। यह संचित ऊर्जा से ही निकल कर आता है, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे करा देता हूं। यह थ्योरम आज तक नहीं पूछा गया है, इसलिए ज्यादा हिंदी नहीं लिखा रहा हूं बच्चों। ये जो आपका फार्मूला है ऊर्जा घनत्व का, इससे आंकी क्वेश्चन कभी पूछ दे, इसलिए इसको कराना जरूरी था, बाकी ये भी जरूरी नहीं था। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा मतलब ये है कि भाई जो मैं अभी यहां पे कराया हूं बच्चों, ये जो है कभी आज तक थ्योरम नहीं पूछा गया है, केवल और केवल इसका फार्मूला आ जाता है, इसलिए ये मुझे कराना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी का कोशिश ये कर रहा हूं कि जो एग्जाम में आ सके उसमें एक भी टॉपिक ना छूटने पाए, क्योंकि एक टॉपिक यदि मिसिंग हुआ ना तो बच्चे तो भर भर के कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाओ या ना पढ़ाओ लेकिन टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो भी कोई बात नहीं है, मैंने बोला भी कि भाई आप पढ़ते तो चलो, एक भी टॉपिक छूटे तो बताना। कहीं ना कहीं आप हर एक वीडियो देखेंगे भाई तो कुछ टॉपिक यदि छूटेंगे तो रिवीजन क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे। अभी तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मेन टॉपिक है उनको कम से कम समय में रिवीजन क्लास आपके लिए कैसे लाएं। जैसे जो हम चीज 20 मिनट में पढ़ाएं, 30 मिनट पढ़ाएं, उसको 5 मिनट में आप लोगों को कैसे समझाएं। तो इस पर हम भी वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों को अभी भी नोट्स की जरूरत है, नोट्स नहीं लिए हैं, तो व्हाट्सअप नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149।
मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यारा भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।